कौतुक नगर राज्य के एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक गरीब किसान अपनी बीमार पत्नी के साथ रहा करता था। एक दिन अमित प्रातः काल के समय अपने घर से बाहर काम के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी कौशल्या बुरी तरह से रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ कौशल्या? तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है अब ये मेरी बीमारी मेरी जान लेकर ही जाएगी। चुप रहो कौशल्या, कुछ भी बातें करती हो। तुम्हारे अलावा भला इस संसार में मेरा है भी कौन? अब मैं तुम्हारे ऊपर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मेरी वजह से कितने चिंता में रहते हो। अरे ऐसी बातें मत करो कौशल्या। मुझे मेरे हालातों ने तोड़कर जरूर रख दिया है, परंतु मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं तुम्हारा इलाज बड़े वैद्य से करवाऊंगा। मैं तुम्हारा साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। कौशल्या, आखिरी सांस तक हम साथ निभाएंगे एक दूसरे का। इतना कहकर अमित सीधा अपने गांव के मुखिया के घर पर चला गया। मुखिया अमित को सुबह सुबह प्रातः काल अपने घर पर देखकर एकदम से चौंकता हुआ बोला, अरे क्या बात है अमित, आज खेतों में जाने की बजाय तुम मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए हो? क्या आज तुम्हें खेत में नहीं जाना? मुखिया जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत अधिक खराब है। अब मुझसे उसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं क्या करूं? अरे भाई, तुमने अब तक जितनी भी फसल दी मैंने उन सब की कीमत तो तुम्हें दे दी है, और अब मैं क्या करूं? मुखिया जी, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। अमित की बात सुनकर मुखिया क्रोधित होता हुआ अमित से बोला, अरे जितना मैं तुम्हें देता हूँ उतना ही मैं बाकी किसानों को भी देता हूँ। इससे अधिक धन की आशा मुझसे मत रखना। और रहा सवाल तुम्हारी पत्नी का, अरे वो जिए या मरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, समझे कि नहीं? चलो निकलो यहाँ से। मुखिया का इतना कठोर जवाब सुनकर अमित मुंह लटकाकर उसके घर से बाहर निकल गया। अमित कुछ कदम दूर चला कि तभी उस गांव का एक बूढ़ा आदमी मिल गया। अरे क्या बात है अमित, ये तुम्हारे चेहरे पर आज उदासी कैसी? आप जानते हैं दादाजी, मेरी पत्नी लंबे समय से बीमार चल रही है। आज तो उसकी हालत बहुत अधिक खराब है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ अमित। तो तुम अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे वैद्य से क्यों नहीं कराते? अरे दादाजी, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं किसान हूँ। मैं जितनी फसल भी उगाता हूँ मुझे उन सारी फसलों को मुखिया को बेचनी पड़ती है, और मुखिया उन फसलों के कितने कम दाम देता है, इस बात को तो गांव का हर व्यक्ति जानता है। ये बात तो मैं समझता हूँ अमित। इस मुखिया ने हमारे गांव के सारे किसानों का जीना हराम करके रखा है। पहले उसने सारे किसानों को अनाज के नाम पर कर्ज दिया, अब उसके बदले भारी ब्याज लगाकर उन सब के खेतों को अपना नाम करवा रहा है। अब वो उनकी मेहनत से उगाई हुई फसल को भी कम दाम में खरीद कर उन्हें भी परेशान कर रहा है। हाँ दादाजी, अगर कोई भी किसान उसके खिलाफ जाता है तो मुखिया उसके खेत पर कब्जा करके वो खेत अपने किसी आदमी को दे देता है। इंसान करे तो क्या करे? तुम चिंता मत करो अमित। देखो, मैं एक वैद्य को जानता हूँ। शाम को मैं उस वैद्य को तुम्हारे घर पर लेकर आऊंगा। मुझसे बेटा जितना हो सकेगा अमित, मैं उतना करूंगा जरूर। इसके बाद अमित खेतों की ओर चला गया। खेतों में जाकर अपने खेतों में काम करने लगा। शाम को बूढ़ा आदमी उस वैद्य को अमित के घर पर ले आया। वैद्य अमित की पत्नी कौशल्या की ओर देखकर अमित से बोला, देखो, तुम्हारी पत्नी की हालत गंभीर है अमित। इनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर सही समय पर इन्हें जड़ी बूटी नहीं दी गई तो इनकी बीमारी सही नहीं होगी। क्या? तो फिर मुझे जल्दी से बताइए, वो कौन सी जड़ी बूटी है, कहाँ मिलेगी? मैं लेकर आता हूँ वैद्य जी। अमित, इस संसार में इस जड़ी बूटी को केवल
उत्तम नगर राज्य के एक बहुत बड़े वैद्य ही तैयार करते हैं, परंतु वो जड़ी बूटी को बहुत अधिक दामों में बेचते हैं। आप मुझे बताइए वो कितने दामों में इस जड़ी बूटी को देंगे, मैं लेकर आऊंगा वैद्य जी, बताइए। देखो, अगर तुम्हारे पास 50 सोने के सिक्के हैं तो तुम बड़ी आसानी से जड़ी बूटी को खरीद कर ला सकते हो और तुम्हारी पत्नी की बीमारी भी सही हो जाएगी। इतना बोलकर वैद्य वहां से चला गया। 50 सोने के सिक्कों का नाम सुनकर अमित बुरी तरह से उदास हो गया। अमित को उदास देखकर बूढ़ा आदमी भी उदास होकर अमित से बोला, देखो अमित, अगर 2-4 सोने के सिक्कों की बात होती तो मैं तुम्हारी जरूर सहायता करता, परंतु 50 सोने के सिक्के, ये तो मेरी भी हैसियत से बाहर है। चलो अब मैं चाहता हूँ। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी भी अमित के घर से बाहर निकल गया। अमित बेबसी में फूट फूट कर रोने लगा। आप मेरे खातिर अपनी कीमती आंसुओं को मत बहाइए। कौशल्या, काश मैं इतना गरीब और असहाय ना होता। इतना बोलकर अमित चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया और बाहर बैठकर आंसू बहाने लगा। मैं उत्तम नगर के उस वैद्य के पास जरूर जाऊंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो लेप वाली जड़ी बूटी दे दे। उसके बदले में मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। मैं जरूर जाऊंगा। उसके अगले दिन अमित उत्तम नगर के उस वैद्य के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि उसके घर पर भीड़ लगी हुई थी। अमित वहां खड़े एक व्यक्ति से बोला, भैया, मुझे वैद्य जी से मिलना है। अरे भाई, वो वैद्य जी तो जंगल से घर लौट रहे थे कि तभी डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। वैद्य जी बुरी तरह से घायल हो गए और स्वर्ग सिधार गए। ये सुनकर अमित की बची कुची आस भी खत्म हो गई। अमित उदास होकर दोबारा अपने घर चला आया। इधर सुबह के समय राजा रत्न सिंह अपने महल के दरबार में बेचैनी में चक्कर लगा रहे थे कि तभी वहां पर उनका मंत्री राज बहादुर आ पहुंचा। मंत्री राज बहादुर, हम तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूँ महाराज, मैं उसी के पास से होकर आ रहा हूँ। महाराज, उसने वास्तव में आपके लिए इतना सुंदर हार बनाकर तैयार किया है कि जिसे देखकर आसपास के राज्य के सारे राजा जल जाएंगे महाराज। क्या बात है मंत्री, तुमने ये बात कहकर हमारी उत्सुकता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मंत्री, चलिए, हमसे और इंतजार नहीं होता है, जल्दी करिए। राजा रतन सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी उनके महल का शाही सुनार एक बहुत ही सुंदर हार लेकर वहां पर आ पहुंचा और उस हार को राजा रत्न सिंह के सामने रखते हुए बोला, महाराज, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं एक ऐसा हार बनाकर तैयार करूंगा जिससे देखकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए। वाकई शाही सुनार, तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। अद्भुत। सुनार खुश होता हुआ वहां से चला गया। राजा रत्न सिंह उस हार को बड़े ही गौर से देखने लगे। क्या हुआ महाराज, आप इस हार को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? अगर आप कहें तो इस बीच के स्थान को सोने से भरवा देते हैं, क्यों महाराज? नहीं, इस हार के बीच के स्थान पर सोना नहीं, बल्कि कोई विशेष हीरा या पत्थर, कुछ खास होना चाहिए। हाँ महाराज, आप सही कहते हैं,
मैं एक ऐसे चमत्कारी साधु को जानता हूँ जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। मुझे लगता है कि हमें उस साधु से पता लगाना चाहिए कि हार के बीच वाले स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए। क्या बोलते हैं? हाँ मंत्री, ठीक है, जाओ साधु को हमारे महल में लेकर आओ। राजा रत्न सिंह की बात सुनकर मंत्री राज बहादुर महल से बाहर चला गया। कुछ देर बाद राजा रतनहार लेकर बगीचे में साधु का इंतजार करते हुए बेचैनी से टहलने लगा। तभी मंत्री साधु को वहां पर ले आया। राजा रत्न सिंह साधु को देखकर बोले, आइए साधु महाराज, आइए महल के अंदर पधारिए, स्वागत है आपका। नहीं राजन, मैं किसी भी राजमहल में नहीं जाता। आपको जो भी बात करनी है आप मुझे महल के बगीचे में ही बताइए। राजा रत्न सिंह उस हार को साधु को दिखाते हुए बोले, साधु महाराज, इस हार का बीच का स्थान खाली है। अब कृपया आप बताइए किसके स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए जिससे कि हार की शोभा और अधिक बढ़ जाए। साधु उस हार को बड़े ही गौर से देखते हुए एक बड़े रहस्यमयी अंदाज में राजा रत्न सिंह से बोला, हाँ, सही कहा राजन। उस रहस्यमयी जंगल में एक बहुत सुंदर झील बहती है। कहते हैं उस झील के किनारे एक रहस्यमयी पेड़ में फल लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस फल को तोड़ने में कामयाब हो गया तो वो फल रंग बिरंगी किरणों से एक सुंदर पत्थर में परिवर्तित हो जाएगा और वो आपके हार में रंग बिरंगी किरणों से चमकने वाला पत्थर बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उस पत्थर को लेकर आएंगे। नहीं नहीं राजन, इतना आसान नहीं है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। अगर आप उस पत्थर को अपने हार के बीच के स्थान पर लगा देंगे तो आपका हार एक चमत्कारी हार हो जाएगा। फिर इस हार को पहनकर आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि बड़े से बड़ा योद्धा भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। और हाँ महाराज, उस पत्थर की शक्ति और भी है। अगर उस पत्थर को किसी बीमार मनुष्य के शरीर पर स्पर्श किया जाए तो उस मनुष्य को चाहे कितनी भी बड़ी और विचित्र बीमारी ही क्यों ना हो, वो स्वस्थ हो जाएगा। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। महल के बगीचे के ठीक पीछे अमित भी खड़ा हुआ था, जो खेत में आया था। लेकिन साधु और राजन के बीच की वार्तालाप को सुनकर वो वहीं रुक गया। अमित काफी देर से साधु और राजा रत्न सिंह की बातचीत को सुन रहा था। बातचीत को सुनकर अमित अपने आप से बोला, अगर मैं उस पत्थर को हासिल कर लूं तो मेरी पत्नी सही हो जाएगी और मेरे गांव में जितने भी लोग बीमार हैं, जो धन के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे, वो सब स्वस्थ हो जाएंगे। मैं उस पत्थर को जरूर हासिल करूंगा, जरूर। अभी जाता हूं। अमित उसी समय कौतुक नगर के दाईं ओर चल पड़ा। जैसे जैसे अमित आगे बढ़ता जा रहा था, झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिर वो झील कहाँ गई जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे? बड़ी अजीब बात है, कुछ देर पहले तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। सावधान, उस फल को तोड़ने की कभी सोचना भी मत। वो फल हमारा है, उसे हम तोड़ेंगे। अमित ने देखा कि राजा रत्न सिंह और उसका मंत्री राज बहादुर अपने घोड़े पर सवार थे। राजा रत्न सिंह अपने घोड़े से उतरकर अमित के नजदीक आकर खड़ा होकर बोले, कौन हो तुम और कहां से आए हो?
अमित ने राजा रतन सिंह को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, मेरी पत्नी बीमार है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे इस फल को तोड़ लेने दीजिए, मेरी पत्नी सही हो जाएगी। बकवास बंद करो, ये फल हमारा है। तभी राजा रत्न सिंह और अमित के कानों में किसी औरत की कराहट भरी स्वर टकराई। उन दोनों ने देखा कि झील के किनारे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई कराह रही थी। अमित उस बूढ़ी औरत को देखकर बोला, बड़ी अजीब बात है, कुछ देर पहले तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं यहाँ पर काफी देर से लेटी हुई हूँ बेटा, तुम मुझे देख नहीं पाए होगे। मैं यहीं पास की झोपड़ी में रहती हूँ। क्या तुम मुझे मेरे बेटे के पास पहुँचा दोगे क्या? राजा रत्न सिंह क्रोधित अवस्था में उस बूढ़ी औरत से बोले, अरे अगर तुम चल फिर नहीं सकती तो यहाँ तक कैसे आ गई? आई तो अपने पैरों पर चल कर थी बेटा, लेकिन मुझे एक विचित्र बीमारी है। अचानक मेरे दोनों पैर बुरी तरह से दुखने लगते हैं और तीव्र दर्द होने लगता है। दर्द इतनी तेज होता है कि मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं पाती। बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि तभी उस फल के अंदर से एक आवाज आई, तुम दोनों में अब प्रतियोगिता होगी। अब तुम दोनों मुझे तोड़ने का प्रयास करो, लेकिन याद रखना, तुम दोनों में से मुझे केवल एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है। पहला कोई भी व्यक्ति अगर मुझे तोड़ने का प्रयास करेगा और अगर वो असफल हुआ तो फिर वह दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति मुझे आसानी से तोड़ सकता है। मैं उसी दूसरे व्यक्ति के हिस्से में आ जाऊंगा। राजा रत्न सिंह ने बगैर देरी किए उस फल को पकड़ लिया, मगर लाख कोशिश के बाद भी उस फल को हिला तक नहीं पाए। तभी उस फल के अंदर से आवाज आई, तुम प्रतियोगिता से बाहर हो गए हो राजन। अब मुझे केवल दूसरा व्यक्ति ही तोड़ सकता है। अमित उस फल को तोड़ने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ी औरत दर्द से और ज्यादा कराती हुई बोली, मुझे जल्दी मेरे बेटे के पास ले चलो। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरे पैरों का दर्द जिस जड़ी बूटी से सही होगा वो जड़ी बूटी केवल मेरे बेटे के पास ही है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अमित को उस बूढ़ी औरत पर बहुत ही ज्यादा तरस आ गया। अमित उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। तभी राजा रत्न सिंह अमित से बोले, अरे मूर्ख, इस फल को तोड़ ले, जल्दी तोड़ ले। तभी फल के अंदर से दोबारा आवाज आई, मुझे जल्दी से तोड़ लो मनुष्य। अगर तुम इस बूढ़ी औरत को इसके घर तक छोड़कर आओगे तो काफी देर हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे हिस्से में नहीं आऊंगा और तुम भी प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। ये सुनकर अमित गहरी सोच में डूब गया। तभी वो बूढ़ी औरत फिर से कराने लगी। अमित फल की ओर देखता हुआ बोला, देखो, बीमारी का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। मेरी पत्नी ठीक हो या ना हो, लेकिन मैं अपनी आंखों से इस बूढ़ी माँ को तड़पते हुए नहीं देख सकता। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत रंग बिरंगी किरणों में से एक सुंदर स्त्री में प्रकट हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम परीक्षा में पास हो गए। अगर तुम बूढ़ी औरत की मदद ना करके उस फल को तोड़ने का प्रयास करते तो वो फल गायब हो जाता और तुम्हें नहीं मिलता। मैं इस झील के किनारे खिलने वाले जादुई विचित्र फल की रक्षक हूँ। इस फल को केवल वही तोड़ सकता है जिसके मन के अंदर दूसरों के प्रति दर्द हो। तुम्हारी पत्नी बीमारी से पीड़ित थी, मगर तुमने उसकी बीमारी नज़रअंदाज करके बूढ़ी औरत की सहायता करने की सोची, जबकि राजा रत्न सिंह ऐसा कभी नहीं करता। अब तुम उस फल को तोड़ सकते हो और ये फल अब से तुम्हारा है। इतना बोलकर वो सुंदर स्त्री वहां से गायब हो गई। अमित ने जैसे ही उस फल को तोड़ा, अचानक वो फल एक रंग बिरंगी किरणों से पत्थर में परिवर्तित हो गया।
राजा रत्न सिंह मुस्कुराता हुआ अमित से बोला, इस पत्थर के असली हकदार तो तुम हो। जाओ, इस पत्थर को ले जाओ और कल मुझसे महल में आकर मिलना। अमित तुरंत उस पत्थर को लेकर अपने घर आ गया। अमित ने जैसे ही वो पत्थर अपनी पत्नी के शरीर पर स्पर्श किया, उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। अगले दिन अमित राजा रत्न सिंह के महल में आ पहुंचा। राजा रत्न सिंह अमित से बोले, अमित, मैं ही मूर्ख था जो अपने हार के बीच के खाली स्थान को भरने की सोच रहा था। मैं अपने हार के बीच के स्थान पर एक नायाब वस्तु रखना चाहता था, परंतु तुम्हें देखकर मैं समझ गया कि मेरे राज्य में सबसे अधिक नायाब और कीमती तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारा मन सच्चा है और आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मुझे सही मार्गदर्शन दोगे। तो फिर महाराज, सबसे पहले मेरे गांव के किसानों को मुखिया के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाइए। इतना बोलकर अमित मुखिया के अत्याचारों के बारे में राजा रत्न सिंह को बताने लगा। राजा रत्न सिंह ने उसी समय मुखिया को अपने महल में बुलाकर बंदी बना लिया और उस दिन से अमित राजा रत्न सिंह का सर्वप्रिय सलाहकार बन गया।